अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। लाहौर में पीडीएम का फाइनल जलसा हो चुका है और एक नई बहस शुरू हो चुकी है हुकूमत की जानिब से और पीडीएम की जानिब से कि लोगों की कितनी तादाद थी, कितने लोग आए थे। हुकूमत का कहना है कि जितने बड़े इमरान खान जलसे करते रहे हैं उतना बड़ा ये जलसा नहीं हुआ था, जबकि पीडीएम का दावा है कि एक बहुत बड़ा जलसा था। पूरा लाहौर शहर इसमें उमड़ आया, लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ मीडिया हाउसेस के हवाले से दौरान तकरीर ये जिक्र किया कि वो चला रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 4 हज़ार लोग हैं। तो उन्होंने जलसे में मुखातिब जो शुरका थे उनसे मुखातिब होकर पूछा कि यहाँ 3-4 हज़ार लोग हैं। इसी तरह मरीम नवाज़ ने भी जिक्र किया कि मीडिया को कहा जा रहा है कि जलसे में मौजूद लोगों की तादाद कम बताई जाए। तो ये एक ऐसी बहस है कि जिसके बारे में और बाज़ वज़ीरों की ड्यूटियां भी लगी हुई थी कि वो कुर्सियां काउंट करें और बंदों को काउंट करें, और वो जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ है तो वो मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर अपने बयानात उन्होंने दागना शुरू कर दिए, बताना शुरू कर दिया कि क्या तादाद थी और क्या नहीं थी। मगर मेरे ख्याल से मैं जिस तरह अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये बहस ला हासिल है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि कितने लोग आए या नहीं आए। असल चीज़ जो इस वक्त मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि पीडीएम ने क्या बयानिया जारी किया है। यहाँ पर 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली चीज़ है कि पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च करेगी और ये वाज़ह हो चुका है कि जो नवाज़ शरीफ की ज़ुबान थी, जो बिलावल की ज़ुबान थी, जो मौलाना फजलुर रहमान की ज़ुबान थी, या मरीम नवाज़ की ज़ुबान थी, या दीगर छोटी जो सियासी जमातें थीं उनकी ज़ुबान थी, वो तमाम इस चीज़ पर मुत्तफ़िक नज़र आए कि इस्लामाबाद की तरफ वो लॉन्ग मार्च करेंगे। अब मौलाना ने इसके अंदर डेट वाज़ह नहीं की, पर उन्होंने इबाहम छोड़ दिया और कहा या तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो ये देखना है कि हुकूमत इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि जो उन्होंने डेट बताई है, जो टाइम बताया है, उसमें 1 माह का अरसा है, तो इस 1 माह के अरसे में कोई बर्फ़ तोड़ने की कोशिश करती है, कोई बातचीत करने की कोशिश करती है, कोई ले दे होता है, या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई स्टेप लिया जाता है। क्योंकि आज के जलसे में नवाज शरीफ साहब की तो पूरी की पूरी तकरीर जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थी। उन्होंने जितने मसाइल गिनवाए, वो चाहे मसला कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बिजली का मसला हो, लोड शेडिंग का मसला हो, गैस के मसाइल हो, आटा चीनी महंगाई का मसला हो, या जो तरक्की रुक गई है, या उनके दौर के अंदर जो मेट्रोस बनती रहीं या ऑरेंज ट्रेन्स बनती रहीं। फिर इसके अलावा पिकली के हवाले से भी बात की, हेल्थ के हवाले से भी बात की उन्होंने। फिर उसके बाद पेशावर के अंदर जो एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 7 कोरोना पेशेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसके बारे में भी नवाज शरीफ ने जिक्र किया। और तफसीली उन्होंने पूरा एक थीम बनाई कि मैं नाम ना लूँ तो किसका नाम लूँ, किससे गिला करूँ, किससे शिकायत करूँ। और कभी उन्होंने महकमा ज़राअत का जिक्र किया तो कभी महकमा जंगलात का जिक्र किया। फिर उन्होंने आइन के हवाले से जर्नैलों की भी बड़ी बात की। फिर उन्होंने बात किया कि नवाज शरीफ ने कि हक़ हुक्मरानी दिलाए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी फिर उन्होंने बात की कि फ़ौज के इदारे को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करो, फ़ौज को मुतनाज़ा ना करो। जब आइन तोड़ते हैं, जब 10-10 साल इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते हैं, आप वॉर गेम्स की बजाय पॉलिटिकल गेम्स खेलने लगें तो बजा तौर पर आवाम को शिकायतें पैदा होंगी। और फिर उसके हवाले से उन्होंने अपना पूरा जो नैरेटिव था कि किससे पूछें, पूरी एक उन्होंने लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, साकिब निसार से लेकर जस्टिस शौकत सिद्दीकी तक, और वहाँ से जस्टिस काजी फाइज ईसा तक नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की। फिर 2018 के इलेक्शन को भी के हवाले से भी बात की कि वहाँ पर सिलेक्शन हुई और सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि ये जो सेटअप है, कंट्रोल डेमोक्रेसी जो है, ये नहीं चल सकती। तो अब उन्होंने अपना पूरा बयानिया वाज़ह कर दिया है और आखिर में उन्होंने लोगों से वादे भी लिए और उनको बताया भी कि वोट को इज़्ज़त दिलवाने का अज़म कर रहे हैं, आपके नहीं कर रहे, आप चाहते हैं वोट को इज़्ज़त मिले या ना मिले। और उन्होंने मरीम नवाज़ समेत और जलसे के मुंतज़मीन और जो अपने कारकुन हैं उनको खूब शाबाश दी कि जलसा बहुत अज़ीमुश्शान है। तो अब देखना यह है कि नवाज शरीफ ने आज नाम तो किसी का नहीं लिया, पापा जोन्स का ज़रूर नाम लिया। फिर इसके अलावा उन्होंने आज
जनरल ज़हीर का भी नाम लिया गया जलसे के अंदर, फिर इसी तरह जनरल पाशा साहब का भी नाम लिया गया। तो अब देखना ये है कि ऊपर लेवल के जो मौजूदा सर्विंग लोग हैं उनके नाम तो नहीं लिए, पर जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनके ज़रूर नाम लिए, जो हमारी सियासी तारीख का हिस्सा हैं और उसके अंदर उनका कोई ना कोई अमल दखल और उस हवाले से उस दौर में भी खबरें सामने आती रही हैं और पता लगती रही हैं। फिर उसके अलावा आप देखें कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, नवाज़ शरीफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी जो बातचीत शुरू की, उन्होंने बातचीत शुरू की कि मैं अपनी दफाई क़ुव्वत और क़यादत को मुतवज्जो करना चाहता हूं, और वो यहाँ से ही बात करना शुरू की उन्होंने, और नाराज़गी का अंसर बढ़ता जाएगा। और फिर इसके अलावा उन्होंने जो सिलेक्टेड के वही जो उनका बयानिया है, जो पिछले जलसों में भी ये बात होती रही है, सिलेक्टेड के हवाले से बात की। फिर उन्होंने जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि कश्मीर के हवाले से कि हम कश्मीर का दिफा नहीं कर सके। फिर यहाँ पे उन्होंने बात की है कि सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत ख़त्म की जाए, इससे आज़ाद अदलिया, सूबों के हकूक़, 18वीं तरमीम, मीडिया की आज़ादी और महंगाई बेरोज़गारी का खात्मा किया जाए। और वो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि जनवरी के आखिर और फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, और ये कहा कि इस पार्लियामेंट से इस नाजायज़ हुकूमत को नहीं चलने देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान का भी बयानिया ऑलमोस्ट वही था जो नवाज़ शरीफ का था, इतना लंबा नहीं था, पर उन्होंने प्रिसाइजली वही बात की जो नवाज़ शरीफ बात करते रहे हैं, और मोहतात अंदाज में मौलाना ने बात की। तो अब देखना यह है कि उनसे अब बातचीत, जो पीडीएम की लीडरशिप है उससे बातचीत हुकूमत इनिशिएट करती है। हुकूमत की तरफ से तो जो भी ऑफ़र्स आई हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जिक्र किया कि हमको पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, अब ये डायलॉग शैलॉग का वक्त गुजर चुका है, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, डायलॉग शैलॉग का अब कोई रास्ता नहीं है, अब लॉन्ग मार्च होगा, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, फ़ोन करना बंद करें, राब्ते करना बंद करें, मेरे वोट पर डाका नामंजूर, डाका नामंजूर, इसके नारे भी उन्होंने लगवाए। तो और साथ ही उन्होंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनके हवाले से एक खबर भी है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने का इजहार किया है आज, और उन्होंने इसके लिए बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त भी दे दी है। अब देखते हैं उनकी मुलाकात होती है तो उसके बाद वो बाहर आते हैं तो क्या बात करते हैं। आज उन्होंने अपनी तकरीर में भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि उनको जेल के अंदर डाला हुआ है। फिर इसी तरह जो पुराने अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह साहब, उनके बारे में भी जिक्र किया कि उनको भी जेल में डाला हुआ है। तो फिर उन्होंने ये भी, जो वो हमेशा से कहते आए हैं कि अंपायर की उंगली से इनको इक़्तिदार मिला है, तो और बाकी उन्होंने ये भी जो पेशन गोई की कि ये इंशाल्लाह ये कठपुतली हुक्मरान जो हैं घर जाने वाले हैं। तो और साथ ही जो बिलावल ने कहा, उन्होंने ये कहा कि कश्तियां जलाकर मैदान में निकले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी ही अहम बात की, और वो ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में अगर ये सियासी इंतशार ख़त्म नहीं होता मुल्क के अंदर और मामलात किसी तरह सेटल नहीं होते या किसी तरह बैठते नहीं हैं, और अगर इसी तरह पीडीएम की जो कैंपेन है या तहरीक है वो चलती रहती है, तो ये वाज़िया हो चुका है कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। और इसका जिक्र मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कर दिया है कि जो मुल्क है वो अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि अनारकी की तरफ जाएगा, इस पाकिस्तान को संभाल लें। मौलाना ने ये भी बात की। फिर उसके बाद बात करूंगा मैं आपसे मरियम नवाज़ के हवाले से। मरियम नवाज़ ने बड़ी ही लंबी चौड़ी तकरीर की अपने वालिद की तरह, और उन्होंने शुरू किया फ़िरौन से, और फ़िरौन कहा कि कौन फ़िरौन के लहजे में कहता था कि मीनार पाकिस्तान को भर कर दिखाएं, जिसने देखना है आकर देख लें। इस हवाले से बात की। फिर अपनी रैलीज़ के हवाले से बात की कि मैंने 2 रैलीज़ की, फिर उसके अंदर वो पूरे जलसे बन गए, लाहौर में छोटे मोटे जलसे होते रहे। फिर उसके बाद जिस तरह मैं आपको पहले शुरू में बता चुका हूँ कि मीडिया को फ़ोन आ रहा है कि आपने कहना है कि जलसा नाकाम रहा है। फिर इसके अलावा वो इससे पहले भी जिक्र कर चुकी हैं मरियम बीबी कोविड-19 के हवाले से कि जो कोरोना है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कोविड-18 था, यानी इमरान खान उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल हैं। फिर उन्होंने आटा, चीनी, बिजली, गैस, मरीज़ों की दवाई, मीडिया की आज़ादी के बारे में जिक्र किया कि हर चीज़ क्वारंटाइन हो गई है इस हुकूमत के अंदर। और जो इमरान खान को उन्होंने
मुखातिब किया ताबेदार खान नाम लेकर कि अपोजिशन तुम्हें अच्छी तरह जानती है, आवाम जान चुकी हैं। फिर इसी तरह उन्होंने जनरल शुजा पाशा का भी जिक्र किया। फिर इसी तरह उन्होंने पुराने इंटरव्यूज़ चलाए आज के जलसे के अंदर जो इमरान खान साहब के थे और नवाज़ शरीफ के हवाले से थे, जिसमें वो नवाज़ शरीफ की कभी तारीफ़ कर रहे हैं, फिर इसके अलावा वो मुशर्रफ के हवाले से बात कर रहे हैं कि धांधली और फिक्स मैच के ज़रिए किस तरह नवाज़ शरीफ को हटाया गया और ये किया गया वो किया गया। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने मरीम नवाज ने शुरू की और इसी तरह उन्होंने बट कढ़ाई वाले पर कानून नाफिज कर दिया गया, पापा जॉन्स को छोड़ दिया गया, बीआरटी बिलियन ट्री सोनामी, मालम जब्बा केस, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, इस पर सारी चीज़ों पर जवाब मांगा। फिर उसके अलावा उन्होंने एक इंसिडेंट चला था इमरान खान के बहनोई के हवाले से कि उनके प्लाट पर कब्जा हो गया, जिसका उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी जिक्र किया। इमरान खान साहब एंकर जो हैं उन्हीं को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था इमरान खान ने कि मेरे बहनोई के प्लाट पर कब्जा हो गया था और उसको नहीं छोड़ा जा रहा था। तो मैंने पुलिस के जो आईजी हैं उनसे बात की, फिर सीसीपीओ लाहौर से बात की, पर वो नहीं हो रहा था। तो मैंने कई लोग चेंज किए। तो इसी रेफरेंस का मरीम नवाज ने जिक्र किया और अपनी सियासत के हवाले से उसको मोल्ड करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को गैर सियासी बनाने वालों ने पुलिस के अंदर तकर्रुर और तबादलों की ऐसी रवायत कायम डाली कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर इसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से बात की कि ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में आकर बात करें। तो ये कहते हैं, तो मरियम ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जिस पार्लियामेंट को कोई रिटायर्ड अफसर चलाता हो उस पार्लियामेंट में आकर हम कैसे बात कर सकते हैं। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ की जब ये बातों का इनके पास जवाब नहीं होता तो ये गद्दारी के तंगे बांटते हैं, कभी कहते हैं मोदी का यार है। तो फिर उन्होंने जिक्र किया मरियम ने भी कि आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना क्या गैर आइनी है। फिर इसी तरह उन्होंने क्या क्या बैरूनी फंडिंग नवाज शरीफ ने की। फिर उन्होंने कहा कि क्या कश्मीर को भारत के हवाले नवाज शरीफ ने किया, क्या शौकत अजीज़ सदीकी पर दबाव और जस्टिस काजी ईसा पर रेफरेंस नवाज शरीफ ने बनाया। लाहौर ने फैसले दे दिया है, ताबेदार खान तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने अवाम को धोखा दे दिया है। तो ये सारी सूरत हाल थी आज के हवाले से। इसके अलावा अवैस नौरानी से लेकर महमूद अचकजई तक और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक से लेकर मियाँ इफ्तिखार हुसैन तक और प्रोफेसर साजिद मीर से लेकर नून लीग के अताउल्ला ताड़ड़ ने और फिर आफ्ताब शेरपाव से लेकर अख्तर मैंगल तक सब ने लोगों का इस सर्द मौसम में खून खूब गरमाया और खूब बुलंदोबांग दावे भी किए और हुकूमत को भी खूब टफ टाइम देने की कोशिश की और हुकूमत पर खूब ज़बानी गोला बारी जारी रखी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है और मामला किस तरफ जाते हैं। अभी ये महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दोबारा पीडीएम से रब्ता किया जाएगा और शायद ऐसा महसूस होता है कि पीडीएम ने जो इतना लंबा गैप रखा है लॉन्ग मार्च के दरमियान, उसकी यही स्ट्रेटजी है कि उनसे रब्ता किया जाए, कोई ले दे की बात हो। क्योंकि आज अगर आप नवाज शरीफ साहब की भी तकरीर देखें या मरियम नवाज की देखें या बिलावल की देखें या मौलाना फजलुर रहमान की देखें तो किसी सर्विंग बंदे का नाम नहीं लिया गया। तमाम रिटायर्ड अफसरान के नाम लिए गए जो हमारी तारीख हैं, जो हमारा माजी हैं, उनको टारगेट किया गया, उनके हवाले से मिसालें दी गई, उनके हवाले से बताया गया। तो एक मुझे महसूस होता है कि नवाज शरीफ साहब ने आज मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि हम आपका भी नाम ले सकते हैं जैसे पहले ले चुके हैं और बार बार ले सकते हैं, पर उन्होंने एक मौका ऐसा महसूस होता है कि दिया है कि कोई मामलात हो सकें, कोई बातचीत हो सके और कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। हमारी तो दुआ है कि ये जो सियासी सूरत हाल चल रही है और जो सियासी इंतशार का माहौल बना हुआ है इस वक्त मुल्क में, उसमें जल्द से जल्द कमी आए ताकि जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे सकें और मुल्क की मैशत को बेहतर कर सकें, उस राह पर गामजन हो सके जहाँ पर मुल्क तरक्की कर सके और जो अपोजिशन है वो अपना तामीरी किरदार अदा कर सके और वॉचडॉग का रोल प्ले कर सके और जो असम्बली है और जो पार्लियामेंट है वो अपना रोल बेहतर तरीके से प्ले कर सके और जो लेजिस्लेशन का मामला रुका हुआ है वो फिर दोबारा स्टार्ट हो सके और असम्बली की रौनकें बहाल हो सकें, पार्लियामेंट की रौनकें बहाल हो सकें और मुल्क में जमहूरियत इसी तरह चलती रहे जिससे अवाम को फ़ायदा हो, अवाम के हालात में बेहतरी आए। और अगर इसी तरह ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आंख मचोली चलती रही तो ये किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए बेहतर ना होगा। और जिसका जिक्र मौलाना फजलुर रहमान ने किया है कि मुल्क शायद एनार्की की तरफ भी जा सके,
तो ऐसा लगता है कि अगर पीडीएम को रोका ना गया और मामला ना रुके तो कोरोना के साथ साथ हमें दूसरे मसाइल का भी शिद्दत से सामना हो सकता है। और आने वाले दिनों में ऐसा महसूस होता है कि इस सर्द जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे सियासत में मज़ीद गर्मी बढ़ती जाएगी और हुकूमत के मुश्किल दिन शुरू होने वाले नहीं हैं बल्कि शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिन हुकूमत के लिए मज़ीद सख्ती लाएंगे। अब देखना यह है कि शेख रशीद साहब को जो वज़ीर दाखिला बनाया गया है, आज के जलसे के बाद वो क्या पर्चे काटते हैं और किस हवाले से काटते हैं, क्योंकि एक अहम लेजिस्लेशन भी हुई है गद्दारी के हवाले से। तो अब देखना है कि शेख रशीद साहब उस कानून का इस्तेमाल करते हैं और सियासी तौर पर पीडीएम को वो किस तरह डील करते हैं। अब ये उनका भी इम्तिहान है, इमरान खान का भी इम्तिहान है, उनकी कैबिनेट का भी इम्तिहान है, जो पीटीआई के अंदर सियासी समझ बूझ रखते हैं लोग, उनका भी इम्तिहान है। क्योंकि बात अब एनआरओ से आगे जा चुकी है, क्योंकि पीडीएम अपने हर जलसे में अब कह रही है कि उसे एनआरओ नहीं चाहिए और ना ही वो इमरान खान को एनआरओ देंगे। आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें भी बताएं कि आपकी क्या सोच है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।